दोस्तों, आज हमारी चर्चा होगी भारतीय इतिहास में काल विभाजन या काल निर्धारण पर। जैसा कि हमने इसको एक बोर्ड पर बना दिया है, भारतीय इतिहास में काल विभाजन इसे 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है। प्राचीन काल जो है वह प्रारंभ होता है प्रागैतिहासिक काल से या प्रारंभ से, और कब समाप्त होता है? 1206 ईस्वी तक। अब इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। ए यानी आरंभ से लेकर 647 यानी प्रागैतिहासिक काल से 647 ईस्वी तक है, और दूसरा है राजपूत काल, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ये 647 से लेकर 1206 ईस्वी तक चलता है। अब इसे समझ लीजिए जरा, आरंभ शब्द क्यों लगाना पड़ा है इसमें? क्योंकि आदि मानव ने भीमबेटका की गुफा में कब चित्रकारी कर दी, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। कब आग का आविष्कार हुआ, कब पहिए का आविष्कार हुआ, कब कृषि का विकास हुआ, कब स्थिर ग्राम्य जीवन की भावना का विकास हुआ, इसके हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए हम शब्द लगाते हैं आरंभ से। हाँ, समाप्त कब हो रहा है प्राचीन काल? ये भारतीय इतिहासकारों के अनुसार कब समाप्त हो रहा है? 1206। तो ये पहला जो भाग है, ये आरंभ शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारे पास उसके कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन ये जो है पहला काल जो है प्राचीन काल का, वह 647 में समाप्त हो रहा है, क्योंकि उस समय 647 में उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। अब इस काल में हमें क्या क्या पढ़ना है जरा समझ लीजिए। इस काल में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल अर्थात आदि मानव काल, यह पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बटा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांबे का खोज हो गई है, इसलिए ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हुआ। उसके बाद सिंधु सभ्यता दिखाई पड़ती है, फिर वैदिक सभ्यता दिखाई पड़ती है, और वैदिक सभ्यता के बाद लोहे का अधिकाधिक प्रयोग हुआ, वह दिखाई पड़ता है। फिर महाजनपद काल चलता है। महाजनपद काल के दौरान हमें धार्मिक क्रांतियाँ दिखाई पड़ती हैं, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दिखाई पड़ते हैं। इसमें इसी दौरान हम पर विदेशियों के आक्रमण भी होता है। हम पर पहला विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो थे पर्सिया यानी ईरान के थे। ठीक है, उन्होंने हम पर आक्रमण किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर महान के हमले का भी हमें सामना करने को मिला। ये भी हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। इसी दौरान सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और लगभग सारे भारत में उनका जो है राजनीतिक रूप से केंद्रीकरण हुआ। भारत ने पहली बार राजनीतिक एकीकरण के दर्शन मौर्य काल में ही किए थे। इसके बाद मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल दिखाई पड़ता है। इस काल में हमें शुंग, कण्व, सातवाहन दिखाई पड़ रहे हैं, शक कुषाणों के आक्रमण दिखाई पड़ रहे हैं, इंडो ग्रीक आक्रमण दिखाई पड़ रहे हैं, महाराज जो खारवेल हैं वह भी हमें इसी समय दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो है मौर्योत्तर काल है, ये विकेंद्रीकरण और विभाजन का काल है, यानी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं ये सभी। इसके बाद हमें दिखाई पड़ता है मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल। चक्रवर्ती गुप्तों ने एक बार मौर्यों का जो सिद्धांत था, चक्रवर्ती अवधारणा का जो सिद्धांत था, जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया और एक विशाल साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया। गुप्तों का पतन हो गया और उसके बाद आरंभ हुआ गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में हमें फिर से आक्रमणों का सामना करना पड़ा, विदेशियों का, और अब हमारे ऊपर आक्रमण करने वाली थी हूण जाति जो मध्य एशिया से आई थी। और इस काल में गुप्तोत्तर काल में जो अंत है वह दिखाई पड़ता है हमें नए शासक हर्षवर्धन के रूप में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्षवर्धन उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट माने जाते हैं, जिनका समय 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। हर्ष ने गुप्तों के पतन के उपरांत जो उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण और विभाजन का जो दौर आरंभ हुआ, वो हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के साथ ही उसकी समाप्ति हो गई थी। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु के उपरांत एक बार फिर से उत्तर भारत में हमें विकेंद्रीकरण और विभाजन दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्राचीन काल का पहला भाग है वो आरंभ से लेकर 647 ईस्वी तक चलता है, और हर्ष की मृत्यु के बाद
जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो शासन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वे हैं राजपूत, जो प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान थे। और ये जो काल है राजपूत काल कहलाता है। ये 647 से लेकर 1206 ईस्वी तक चलता है। इसे थोड़ा समझ लीजिए। ये काल भी संघर्षों का काल है, विकेंद्रीकरण विभाजन का काल है। कोई एक सार्वभौमिक सत्ता हमारे देश में मौजूद नहीं है। गुर्जरों के अधिकार में मालवा है, उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा है, गुजरात है, पंजाब है और इसके अलावा राजस्थान दिखाई पड़ रहा है, सिंध के इलाके भी दिखाई पड़ रहे हैं। गुर्जरों का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र रहा है ये सभी। उसके बाद गुर्जरों के अधिकार में उनकी राजधानी जो बनाई गई वह थी कन्नौज। अजमेर से लेकर दिल्ली तक हमें चौहानों की सत्ता दिखाई पड़ रही है। मालवा में हमें परमार दिखाई पड़ रहे हैं, बुंदेलखंड में हमें चंदेले दिखाई पड़ रहे हैं और कलचुरी जो है वो त्रिपुरी में दिखाई पड़ रहे हैं। बंगाल में पाल हैं, पालों की सत्ता को जल्दी उखाड़ दिया है सैनों ने। हालांकि पालों ने 400 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जल्दी उनको हटना पड़ा क्योंकि सैन सत्ता का बंगाल में उदय हो रहा था। इसके बाद हमें गुजरात में भी दिखाई पड़ रहे हैं, अनिलवाड़ में कौन, चालुक्य। गुजरात या अनिलवाड़ के चालुक्य इस तरीके से। कन्नौज जिसे गुर्जरों ने 150 वर्षों के संघर्ष के बाद हासिल किया था, जल्दी उस पर जो सत्ता है वो गेहड़वालों की स्थापित हो जाती है। गेहड़वाल वंश आ गया है और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो राजपूत काल है उसमें ये आपस में संघर्षरत हैं, आपस में इनमें नहीं बन रही है। चौहानों की जो शत्रुता है वह हमें गेहड़वालों से दिखाई पड़ती है। जयचंद इसके एक अंतिम महान राजा माने गए हैं और इसके अलावा उसकी जो चौहानों की जो है दुश्मनी वो चंदेलों से भी दिखाई पड़ रही है और इसके अलावा और भी जगह इनके संघर्ष चल रहे हैं। तो इस काल में ये इतने संघर्षरत थे कि इन्हें ये पता नहीं चला कि कब विदेशी सत्ताओं ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। पहले जो आक्रमणकारी थे वो अरब आक्रमणकारी थे। मोहम्मद बिन कासिम सफल हुए थे इनमें, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए और उनकी मृत्यु के साथ ही उनका अरब जो सिंध में छोटा मोटा राज्य था वो समाप्त हो गया। उसके बाद आया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी की भारत में राज्य स्थापित करने की इच्छा नहीं थी। वह एक लुटेरे के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है और लूटपाट करके वह लौट जाता था अपने इलाकों में। और इसके लगभग 180 वर्ष बाद हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग 1175 के आसपास पहली बार आक्रमण करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वह है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जरूर कामना थी कि वह भारत में राज्य स्थापित करें और इसी क्रम में उसने एक के बाद एक लगातार आक्रमण किए, मुल्तान पर, सिंध पर, पंजाब पर, उसके बाद चौहान वगैरह सभी पर उसके आक्रमण लगातार होते रहे। उसका 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में वह पराजित हो चुका है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, लेकिन जल्दी वह संभलता है और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसे समाप्त कर देता है, चौहान वंश की सत्ता को समाप्त कर देता है। और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की जो है आंशिक नींव पड़ चुकी है। पर दुर्भाग्य से यह है कि दिल्ली सल्तनत की नींव तो पड़ चुकी है चौहानों की सत्ता को उखाड़ने से, लेकिन जल्दी उसे अन्य राजपूतों से भी लड़ना है। वह चंदेलों को भी पराजित करता है, वह गेहड़वालों को भी पराजित करता है और एक एक करके उसके जो सेना नायक हैं सैन वंश को भी उखाड़ फेंकते हैं, चालुक्यों को भी उखाड़ फेंकते हैं। इस तरीके से उनकी राज्य की नींव पड़ चुकी है भारत में। दुर्भाग्य क्या हुआ कि 15 मार्च 1206 को धमियक में, जो पंजाब से गजनी जाते हैं वहाँ धमियक में मोहम्मद गौरी की खोकर जो जाट हैं और सिया विद्रोही हैं, उन्होंने जब वह नमाज पढ़ रहा था उस दौरान उसकी हत्या कर दी है। ठीक है, इसलिए वह राज यहाँ स्थापित तो कर गया पर उसका उपभोग नहीं कर पाया। उसी का एक गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। 24 जून 1206 को
उसका राज्याभिषेक होता है और इस तरीके से विधिवत रूप से दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है और एंशिएंट इंडिया का समापन होता है। एक तरीके से एंशिएंट इंडिया का समापन, मध्यकाल का आरंभ होना, और मध्यकाल का जो पहला पार्ट है वह है दिल्ली सल्तनत दिखाई पड़ती है। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और याद रखना दक्षिण में हमें इस काल में हमें चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, संगम इत्यादि भी पढ़ने को मिलेंगे, इस काल में दिखाई पड़ेंगे हमें। तो ये था प्राचीन काल। अब मध्यकाल प्रारंभ होता है, जैसा कि हमें बताया गया, हमने 1206 से लेकर 1707 तक यह चलता है। अब मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका दिल्ली सल्तनत और दूसरा भाग है मुगल काल, जहां दिल्ली सल्तनत चलती है 1206 से 1526 ईस्वी तक और मुगल काल चलता है 1526 से 1707 तक। हालांकि इसके अलावा ये 1857 में ही समाप्त होता है, लेकिन वो काल परिवर्ती या उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मुगलों की कोई बकत नहीं थी भारत में। अब जरा समझ लीजिए, 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक के साथ ही दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है। ये जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ये गुलाम वंश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन हुआ। इस तरीके से इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ। ये गुलाम वंश है। गुलाम के बाद सत्ता खिलजियों के हाथ में आती है। खिलजियों की सत्ता को जल्दी तुगलकों ने उखाड़ कर फेंक दिया और तुगलकों का लगभग 1 शताब्दी तक शासन चलने को हुआ। और तुगलकों को जो है उसके सफाई के बाद यहाँ हमें सैयद वंश दिखाई पड़ रहा है। सैयदों की सत्ता ज़्यादा नहीं चल पाई है और सैयदों को जल्दी उखाड़ कर फेंक दिया है लोदियों ने। लोदी जो है 1526 तक चलते हैं। अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ वह हुआ इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी लोदी वंश का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान हुआ। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और दिल्ली सल्तनत का समापन होता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के दौरान हमें प्रांतीय राज्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब जब दिल्ली की सत्ता कमजोर हुई, दिल्ली के सुल्तान कमजोर हुए, उस दौरान कई प्रांतीय राज्य स्थापित हुए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, कश्मीर में भी स्थापित हुए कुछ राज्य, बंगाल में भी हुए, मालवा में भी हुए। वो सब हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पढ़ने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा यहाँ हमें विदेशी आक्रमण दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले हमें दिखाई पड़ते हैं मंगोलों के हमले। दिल्ली के सुल्तानों को इन्होंने कभी चैन से नहीं बैठने दिया। 1221 से इनका हमला आरंभ हो गया, जब इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने हमला किया। हालांकि वह जल्दी लौट गया, क्योंकि उसने भारत पर आक्रमण करने की इच्छा नहीं थी। वह तो अपने शत्रु जलालुद्दीन मंगवरनी का पीछा करते हुए पंजाब तक आ गया था। लेकिन जो भी है, उसके बाद हमें मंगोलों के लगातार आक्रमण दिखाई पड़ते हैं। और इसी क्रम में एक हमला और होता है 1398-99 में, खासकर 1398 में दिसंबर में, वह हुआ तैमूर लंग। तैमूर लंग जिसकी एक टांग जो है एक स्थानीय युद्ध में कट गई थी, इसलिए इसके जो लंगड़ा था इसलिए इसको तैमूर लंग कहा गया है। इसे खुदा का कहर या ईश्वर का अनिष्ट या कहर ए इलाही भी कहा जाता है। इसके एक आक्रमण ने भारत को इतनी क्षति पहुंचाई जितनी ना तो महमूद गजनवी पहुंचा पाए, ना इससे पहले के आक्रमणकारी। इसने दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी थी। ये एक बड़ी घटना थी। तैमूर का अर्थ होता है फौलाद या लोहा। अब इसके में हम आगे चल रहे हैं। मुगल काल में हमें दिखाई पड़ते हैं बाबर के बाद उनके पुत्र और उत्तराधिकारी हुए हुमायूं 10 वर्ष तक शासन कर पाए। 1200 उसके बाद हुमायूं का जो है शासन को उखाड़ फेंक दिया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी और उसके जो उत्तराधिकारी हैं
1555 तक दिखाई पड़ते हैं। हुमायूं दोबारा लौटता है और लगभग 6 महीने तक अपना राज्य कर पाता है। दुर्भाग्य से जनवरी 1556 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और उसके पुत्र उत्तराधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं अब अकबर महान। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब तक ये काल है। ये जो है 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो काल है ये महान मुगलों का काल है। यानी ये सभी लोग महान थे और उन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण भी किया। साहित्य में, कला में, किसी न किसी क्षेत्र में इन्होंने अपनी जो है उपलब्धियां दर्ज की। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ ही मुगल काल, जो महान मुगलों का काल है, वह समाप्त हो जाता है। उसके जो उत्तराधिकारी हुए उसे हम पढ़ते हैं उत्तर मुगल कालीन भारत में। उत्तर मुगल कालीन शासन कह सकते हैं, परिवर्ती मुगल शासन कह सकते हैं। ये है परिवर्ती मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक बार फिर से भारत में विकेंद्रीकरण और विभाजन की शक्तियां प्रबल हो उठी। चारों तरफ वातावरण आसान था। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य सिद्ध हुए। किसी के नाम में मोहम्मद शाह रंगीला है, तो किसी के नाम में फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा गया, किसी को लंपट मूर्ख कहा गया जहांगीर शाह को। तो जाहिर सी बात है कि जनता ने, दरबारियों ने जो उपाधियाँ इनको दी तो ये भले लोग तो नहीं रहे, और इसके अलावा ये योग्य व्यक्ति भी या योग्य शासक भी नहीं रहे होंगे। इस काल में कई क्षेत्रीय शक्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं। हैदराबाद में निजाम ने सत्ता हासिल कर ली है, उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी है। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं का ही जो परिवर्ती उत्तराधिकारी हुआ सिराजुद्दौला, जो 17 वर्षीय नबीबक था, और जल्दी इसे अंग्रेजों ने उखाड़ कर फेंक दिया प्लासी के युद्ध में और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशाल राज्य का निर्माण कर दिया है। कर्नाटक में मैसूर क्षेत्र में हमें टीपू सुल्तान, हैदर अली दिखाई पड़ रहे हैं, और इधर अवध में भी जो है रोहिला वगैरह के हाथों में सत्ता आ गई है। राजपूत राजस्थान में हमें उनकी भी छोटे बड़े राज्य दिखाई पड़ रहे हैं। यानी एक तरीके से सभी के सभी लोग ये स्वतंत्र हो गए हैं। दक्षिण में मराठाओं ने अपना डंका बजा रखा है, बड़ी शक्ति उभर कर आई है। शिवाजी के शासनकाल में जहाँ मराठों ने एक बचाव की नीति अपनाई, आक्रामक नीति उनकी कम रही और उन्होंने एक डिफेंसिव पॉलिसी खेली। लेकिन इस काल में हमें पेशवा बाजीराव दिखाई पड़ रहे हैं। पेशवा बाजीराव, जिनका समय 1720 से 1740 है। पुणे का यह चित्पावन ब्राह्मण दिल्ली को 2 बार धमका चुका है, और एक बार तो महज 500 घुड़सवारों के साथ ये दिल्ली आ धमका, और मुगल बादशाह की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो अपने राजमहल से निकल सके। डर की वजह से वो निकला ही नहीं था। और ये जहाँ शिवाजी और उससे पहले के जो है डिफेंसिव पॉलिसी खेल रहे थे, वहाँ ये आक्रामक नीति पर चल रहा था, और ये दिल्ली को हस्तगत करना चाह रहा है, उस पर अधिकार करना चाहता है। इसकी नज़रों में मुगल जो है साम्राज्य एक जर्जर वृक्ष है, जिस पर प्रहार करने से जो शाखा है उसकी खुद ब खुद गिर जाएंगी। ये इसका सोचना है, और ये लगातार आक्रमण कर रहा है, और राजस्थान वगैरह ये सभी जगह इसकी एक धमक हमें दिखाई पड़ रही है। तो मराठा इस समय स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। तो उत्तर मुगल काल में जो है हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो गई हैं। इसी दौरान हम पर 2 विदेशी हमला होते हैं ज़बरदस्त। पहला हुआ 1739 में नादिर शाह का हमला। इसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट की, तख्ते ताउस भी ले गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति ये ले गया। उसके बाद इसी का एक और उत्तराधिकारी दिखाई पड़ रहा है हमें आने वाले समय में, वह है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले भारत में 4-5 आक्रमण करके रिहर्सल कर चुका है, और 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इसमें मराठे फेल हो जाते हैं। ये मराठों और अब्दालियों के बीच था, और इस युद्ध में मराठे पराजित होते हैं। अब आप देखिए
क्या स्थिति बन रही है भारत में। इसी दौरान हमें यूरोपीय कंपनी दिखाई पड़ रही हैं। यूरोपीय कंपनियां जो हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हों, पुर्तगाली हों, अंग्रेज हों, डच हों, स्पेनिश हों, ये सभी कंपनियां एक एक करके यहाँ बिजनेस करने आ गई हैं। तो ये जो स्थिति है उत्तर मुगल काल में भारत में, वातावरण एक तो अशांत में है, विकेंद्रीकरण विभाजन है और इनमें आपस में इनमें झगड़े चल रहे हैं। अब देखिए इस काल में स्थिति क्या हो गई है, भारत एक लावारिस जागीर बनकर रह गया है। लावारिस जागीर बनकर रह गया है, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुगल पहले ही खत्म हो चुके हैं। मराठों का सर्वनाश पानीपत के तीसरे युद्ध ने कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने कसम खा ली है कि वह भारत पर दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। उसके अपने क्षेत्र में आंतरिक जो है दुर्बलताएं हो गई हैं, आंतरिक गड़बड़ियां हो गई हैं, वह लौट गया है। मुगल पहले ही समाप्त हो चुके हैं, मराठों का सर्वनाश हो चुका है। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली ने कसम खा ली है कि वह आक्रमण करने तक नहीं आएगा, लौट गया। तो इस समय ये जो लावारिस जागीर है, इस पर शासन कौन करेंगे? 7 समंदर पार से आने वाली एक ताकत, उसे कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में शासन करती है। प्लासी की लड़ाई इन्होंने 1757 में जीत ली। मराठों का पतन 1761 में हो चुका है। मराठे अब इनका प्रतिरोध नहीं करेंगे और बड़ी सफाई से इन्होंने 1764 में बक्सर के युद्ध में एक बार फिर विजय हासिल कर ली है और बंगाल को अपने पूरे नियंत्रण में ले लिया है। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के लिए जो चाबी है, भारत की चाबी, वह बंगाल में खोजी और बंगाल में ही उसको प्राप्त हो गई है। तो ये उत्तर मुगल कालीन है भारत है, ठीक है। इनमें जो अंतिम मुगल बादशाह थे 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। रंगून में इनका निर्वासन किया जाता है, अंग्रेज गिरफ्तार करके इनको वहीं ले जाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं इनका समाधि मकबरा बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य से ये कंपनियां भारत में आ रही हैं, क्योंकि भारत को महान मनोकामनाओं की भूमि कहा जाता है, महान आशाओं की, महान अभिलाषाओं की भूमि कहा जाता है। समस्त प्रकार के जो अवसर हैं वो भारत में ही मिलते हैं। ये कंपनियां 1 रुपये लगा रही हैं और 100 गुना 200 गुना उसका, यानी 200 रुपये तक का उसका मुनाफा कमा रही हैं ये। तो ये कंपनियां आई हैं, फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेज हैं। अब ये इनमें भी आपसी कलह दिखाई पड़ रही है, प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ रही है और वैमनस्य दिखाई पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर भी संघर्षरत रही और इनके संघर्ष में इन्होंने भारतीय नरेशों वगैरह को भी, नवाबों को भी अपने लपेटे में ले लिया। यहीं से उनको हमारी सैनिक दुर्बलताओं का भी पता चल रहा है। तो जो कंपनी हमारे बिजनेस करने आई, अब वो भारत को एक उपनिवेश की दृष्टिकोण से देख रही हैं, जिसको अब हथियाने की उनमें होड़ लग गई है। खासकर इनमें सबसे ज़्यादा सफल रहे और आगे पूरी तरह से सफल रहे वह थे ब्रिटिशियंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनियां, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने यूरोप की समस्त जो अन्य कंपनियां थी उनको अलग अलग युद्धों पर पराजित किया और अंतिम इनकी निर्णायक लड़ाई होती है बांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। उसके बाद फ्रांसीसी ने इनका विरोध करना बंद कर दिया। अब ये कंपनी बंगाल को पूरे कंट्रोल में ले लेगी और बंगाल को प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद कंट्रोल में लेने के बाद अब ये भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान कई युद्ध होंगे, एंग्लो फ्रांसीसी के बाद एंग्लो अफगान युद्ध होंगे, एंग्लो सिख दिखाई पड़ रहे हैं, एंग्लो नेपाल युद्ध दिखाई पड़ रहा है, एंग्लो मैसूर युद्ध दिखाई पड़ता है, एंग्लो मराठा युद्ध दिखाई पड़ता है। अलग अलग युद्धों में ये कंपनी अपने प्रतिद्वंदी नरेशों को पराजित करती हैं, अलग अलग करके उनको बिखेर कर उनको पराजित कर देती हैं और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर देती हैं। तो ये अध्याय कहलाएगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसमें हमें तमाम युद्ध देखने को मिलेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार करने के लिए लड़े थे। सिंध का भी विलय किया उन्होंने, बर्मा को भी कंट्रोल में लिया अपने, और इसके अलावा तिब्बत पर भी कंट्रोल स्थापित किया। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद आता है अंग्रेजों की नीतियाँ। जब उन्होंने भारत को अपने अधिकार में कर लिया
तो उन्होंने कई प्रकार की नीतियाँ जारी की। उनमें सबसे ज़्यादा उनकी खतरनाक नीतियाँ रहीं भू राजस्व संबंधी। और उन भू राजस्व नीतियों में जैसे महलवाड़ी, रैयतवाड़ी इत्यादि जो नीतियाँ चलाई गई, इनसे नतीजा ये हुआ कि ज़बरदस्त अकाल पड़ने आरंभ हो गए और जो उपनिवेशों को सींचने की नीति अपनाई उसने, मतलब उसमें से जो उनका पूरा अवरोहण करने की नीति अपनाई, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो पैसा है वो खिंच कर यूरोप पहुंचने लगा, ब्रिटेन पहुंचने लगा। सोचिए कि जो ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा, उसका एक बड़ा कारण था भारतीय रुपया, भारतीय पैसा, भारतीय पूंजी। जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजों की इस प्रकार की नीति थी दमनकारी, तो इसका भारतीय प्रतिरोध करेंगे ही करेंगे। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिरोध के अंतर्गत हमें ये प्रतिरोध पढ़ने हैं। सन्यासियों के विद्रोह, फकीरों के विद्रोह और साथ में अन्य जन विद्रोह, जनजातियों के विद्रोह, किसानों के विद्रोह इत्यादि हमें भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिरोध के अंतर्गत दिखाई पड़ेंगे। और इसी में ही एक और बड़ा प्रतिरोध होता है सन 1857 की गदर या क्रांति। 1857 की क्रांति के लगभग 35 वर्ष बाद हमें दिखाई पड़ रहा है जो स्टार्टअप है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें राष्ट्रीय शब्द लग गया क्योंकि ये राष्ट्र की आज़ादी के लिए एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। इसे भी कई भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है इसमें कांग्रेस की स्थापना, दूसरा है नरम दल, फिर गरम दल, फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और उसके बाद आता है गांधी युग। इसी में ही हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिखाई पड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी के लिए जो किया गया संघर्ष है वह दिखाई पड़ेगा, जो भारत में आज़ादी का अंतिम सशस्त्र आंदोलन था, विद्रोह था, एक क्रांति थी। अब इसको देखिए, कांग्रेस की स्थापना और इसके विकास पढ़ेंगे। 28 दिसंबर सन 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में, जो बम्बई में स्थित है, एक पार्टी स्थापित होती है। उसका नाम रखा गया कांग्रेस। 72 सदस्य हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है वह नरम दल के नाम से जाना जाता है, नरम युग के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, बदरुद्दीन जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि इसके नेता दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी जो नीति थी वह क्रमगत विकास की नीति थी। वह धीरे धीरे सुधार चाह रहे थे और इनकी नीतियों से अप्रसन्न थे गरम दलवादी, यानी लाल, बाल, पाल और घोष, अरविंद घोष इत्यादि। नरम दलवादियों को की जो बातें थी उसको ये क्षमा याचना कहते थे, याचना संस्था कहते थे। इनके जो सम्मेलन थे उनको 3 दिन का तमाशा कहा जाता था, या वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा जाता था, या वर्ष में ये एक बार जो आते हैं मेढक की तरह टर्रा के चले जाते हैं, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता था। लेकिन ये जो नरम युग है ये बड़ा महत्व का युग है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इस युग में भारत में राष्ट्रवाद के बीजारोपण का युग कहा जाता है। बीजारोपण का युग कहा जाता है इस काल को, नरम युग को, जो 1885 से 1905 तक चलता है। गरम दलवादी जो लोग थे इनके विचार उग्र थे, विचार तो उग्र थे, लेकिन इनके उसमें हिंसा का समावेश नहीं था। इनमें आ रहे हैं लाल, बाल, पाल और घोष। लेकिन इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जो प्रभावित हुए वो कहलाए क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। इनका उद्देश्य और इनकी सोच अलग थी। इनका मानना है खून का बदला खून और ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है दिखाई पड़ रहा है हमारे यहाँ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 2 भागों में दिखाई पड़ता है। एक सन 1897 से लेकर 1920 तक और दूसरा 1922 के बाद सीधे 1940-45 तक चलता है। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या कर दी।
इसी के साथ ही भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी आतंकवाद जिसे कुछ लोगों ने कहा है, उसके युग का आरंभ हुआ माना जाता है। और ये भारत में यूरोपियों का पहला पॉलिटिकल मर्डर था, पहली राजनीतिक हत्या हुई। उसके बाद ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चलता है। इसके बाद हम देखते हैं खुदीराम बोस दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हम दिखाई पड़ रहे हैं अभिनव भारत संगठन बनता है, अनुशीलन समितियां बनती हैं, और ये जो है काल चलता रहा। उसके बाद हम देखते हैं करन वाइली की हत्या कर दी जाती है मदन लाल ढींगरा के द्वारा, और इस तरीके से जो घटनाएं चलती रहीं सभी जगह, विदेशों में भी और देश के अंदर भी। 1920 में महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन आरंभ करते हैं और उसमें वह कहते हैं कि मैं 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। जाहिर सी बात, क्रांतिकारी उनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जो है हथियार रख दिए और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी जो गांव है उसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। चूँकि उनके आंदोलन में हिंसा का समावेश हो गया है गांधी जी के आंदोलन में, इसलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इससे क्रांतिकारियों में निराशा उपज जाती है और उनके अंदर युयुत्सा की भावना आ जाती है, अर्थात युद्ध करने की भावना आ जाती है और वो नए संगठन बनाने स्टार्ट करते हैं। उसी दौरान एक संगठन बना HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह संगठन 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करता है। इसके अलावा और भी तमाम घटनाओं को ये अंजाम देता है। इसके बाद इस संगठन का एक और नाम बनता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA संगठन जो है असेंबली में बम फेंकना और इसके अलावा जो है सांडर्स की हत्याकांड, सांडर्स हत्या इत्यादि के केस करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1922 के बाद फिर से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद सक्रिय हो जाता है और ये घटनाएं पंजाब में भी हो रही हैं, बंगाल में भी हो रही हैं, महाराष्ट्र तो इनका एक बड़ा केंद्र है ही है। तो ये सब चीज़ें हमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में पढ़ने को है। इसके अलावा ये घटनाएं विदेशों में भी हो रही हैं, विदेशों में भी कई समितियाँ बन रही हैं, सेंटर बन रहे हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का नाम इस क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। गदर पार्टी स्थापित होती है। इसके अलावा 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह काबुल में अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण भी दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ें हमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में जो है पढ़ने को मिलती हैं। ये भी समानांतर देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत हैं। इसके बाद दिखाई पड़ता है हमें गांधी युग, और ये समझ लीजिए एक बार ये युग 1915 से आरंभ हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें यही युग छाया रहा। पूरे उसमें गांधी जी ही सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे। 9 जनवरी सन 1915 को भारत का ये सबसे बड़ा NRI स्वदेश लौटता है। अपने गुरु गोखले के कथन अनुसार यह 2 वर्ष भारत में मुंह बंद, आंख और मस्तिष्क खुला रहने की नीति अपनाता है और 2 वर्ष समाप्ति के बाद ये अपना पहला आंदोलन प्रारंभ करता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद 1918 का एक और सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद हम इनको कई आंदोलन में देखते हुए पाते हैं। अब गांधी आंदोलन में हमें किस तरीके से पढ़ना है ये समझ लीजिए जरा। गांधी जो युग है वह 1914 से प्रारंभ होता है। 9 जनवरी को ये आते हैं और 9 जनवरी 1915 और उसके बाद ये 1947 तक देश की आज़ादी चलता है। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को हालांकि उनका हत्या हो जाती है, वो चीज़ अलग है। गांधी युग में गांधी जी के आंदोलन दिखाई पड़ रहे हैं। गांधी जी के आंदोलन के 2 स्वरूप हैं। एक है राजनीतिक आंदोलन
और दूसरे हैं रचनात्मक कार्यक्रम या आंदोलन। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन बीच के 10-10 वर्ष कर क्या रहे थे गांधी जी, इसको समझने के लिए हमें उनके रचनात्मक कार्यक्रमों की तरफ ध्यान देना है। रचनात्मक आंदोलन ही उनके राजनीतिक आंदोलन की प्राण थे, प्राणवायु उनको रचनात्मक कार्यक्रम या आंदोलन से ही मिलती थी। रचनात्मक आंदोलन में जैसे सूत काटना, खादी का प्रचार प्रसार करना, उसका निर्माण करना, चरखा उद्योग का विकास करवाना, जैसे आर्थिक उत्थान के चर्चाएं करना, उसको आगे बढ़ाना, ग्राम स्वराज की बातें होना, उसको आगे बढ़ाना, इसके अलावा ग्रामों का पुनरुत्थान करना, अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्यक्रम लागू करवाना, उनको चालू रखना। इसमें स्त्री शिक्षा भी आ रही है, उसको भी देखना है, स्त्रियों के विकास संबंधी भी देखना है उनको, और तमाम जो कुरीतियाँ चल रही थीं उनको भी इन्होंने हटाने का प्रयास किया। ये सारी बातें आती हैं उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में, जैसे कि माचिस की दिया सलाई बनवाना और जो है स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, और इनमें भी है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने दिया और बढ़ावा दिया। इसके अलावा स्वदेशी शिक्षा वगैरह पर भी उन्होंने ध्यान दिया। ये सारी चीज़ें रचनात्मक कार्यक्रमों में ही आ रही थी। तो राजनीतिक आंदोलन के लिए रचनात्मक आंदोलन से ही उनको कार्यकर्ता भी मिलते थे, और जो कार्यकर्ता, क्योंकि 10-10 वर्षों में ये आंदोलन हुए राजनीतिक आंदोलन, और जो कार्यकर्ता कहीं उनसे छिटक ना जाए, चले ना जाएं, इसलिए वो रचनात्मक कार्यक्रमों में उनको संलग्न कर दिया जाता था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं गांधी जी के इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक जान फूंक दी। राष्ट्रवाद के विकास में ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण उनके जो स्वरूप सिद्ध हुए। इसमें आते हैं अब हम नेताजी सुभाष के ऊपर चर्चा करके। ये सभी हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, ये केवल इसका हम एक बना रहे हैं डेटा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखाई पड़ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र भी अन्य नेताओं की तरह कांग्रेस से प्रारंभ में जुड़े और कांग्रेस के विकास में, उसको आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण ये रीढ़ बने नेताजी। इसके अलावा वह त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी के साथ उनके आगे चलकर मतभेद आरंभ हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है कांग्रेस की भूमिका को लेकर गांधी जी जहां असमंजस की स्थिति में थे, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों पर जो संकट आया है वो हमारे लिए राष्ट्रीय सौभाग्य से कम नहीं है, हमें इसी समय उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर देना चाहिए। क्योंकि गांधी जी उस समय अनबनी स्थिति में थे, असमंजस की स्थिति में थे, बात नहीं बन पाई। अंततोगत्वा सुभाष जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और इस संगठन के माध्यम से वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। और उसके बाद उन्हें नज़रबंद किया गया और विदेश चले गए। वहाँ से उन्होंने सहायता मांगी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत की आज़ादी के लिए अंतिम सशस्त्र संघर्ष उन्हीं के द्वारा ही किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना, याद रखना। ये जो भारतीय इतिहास में काल विभाजन है, ये प्राचीन मध्य आधुनिक दिखाई पड़ रहे हैं, ये केवल भारतीय संदर्भ में, विश्व इतिहास के संदर्भ में नहीं है। जिसे समझ लीजिए, विश्व इतिहास में घटनाओं का अलग तरीका था। विश्व इतिहास में आधुनिक काल प्रारंभ होता है 1453 ईस्वी से, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया को कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, इसे आजकल इस्तांबुल शहर भी कहते हैं। इस पर 29 मई 1453 को गुरुवार को तुर्कों का अधिकार हो गया। और तुर्कों के अधिकार होने से वहाँ के जो यूनानी थे, ग्रीसियंस थे, वहाँ से निकल भागे पश्चिमी यूरोप की तरफ, और उन्होंने इटली में, फ्रांस में और अन्य स्थानों में जाके शरण ली। और उन्हीं के माध्यम से यूरोपियों को प्राचीन यूनान धर्म, कला, संस्कृति, विज्ञान के बारे में ज्ञात हुआ और उनमें एक नई सोच का विकास हुआ। उनमें बौद्धिक चेतना बढ़ी, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण
से सोचने का जो है परिष्करण हुआ। नतीजा ये हुआ कि नई नई खोजें हुई, नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रहा है। यानी जो मध्य काल में जो यूरोप धार्मिक और रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था, उसे एक नई चेतना मिली और ये काल कहलाता है पुनर्जागरण काल, रेनेसां काल कहा जाता है। यानी यूरोप में आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ बेटा? 1453 ईस्वी से, जबकि उस समय तो हमारे यहाँ मध्यकाल चल रहा था। यानी जब हमारे देश में मध्यकाल चल रहा था, यूरोप आधुनिक युग के दौर से गुजर रहा था। इसलिए हमारा जो आधुनिक काल है, उनके आधुनिक काल से लगभग 300 वर्ष पीछे हैं। हमारे यहाँ आधुनिक काल आता है राजा राम मोहन राय के उदय से। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपको बताया कि आधुनिक काल में किस तरीके से हमको पढ़ना है। इस दौरान हमें अंग्रेजों के काल में शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास, अकाल नीतियाँ, ये तमाम चीज़ें और जो संवैधानिक विकास उन्होंने किया वह भी हमें इसमें देखने को पढ़ने को मिलेगा। अंग्रेजों की नीतियों के अंतर्गत ही हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का भी उन्होंने विकास किया वो अपने लिए ही किया, अपनी सुविधा के अनुसार किया, लेकिन उससे हमने राष्ट्रवाद की शिक्षा ले ली। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का विकास भी हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार आधुनिक काल जो 1707 में आरंभ होता है, कुछ स्थानों पर यह 1757 के प्लासी के युद्ध से भी बताया जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद आधुनिक काल आरंभ होता है। तो अलग अलग है, सुविधा के अनुसार ही है, आरंभ होता है और ये 1947 में समाप्त होता है 15 अगस्त तक। हम ये इतिहास में पढ़ते हैं 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वह आज़ाद हो जाता है और आधुनिक काल समाप्त माना जाता है। 15 अगस्त ही क्यों चुना गया आज़ादी के तारीख के रूप में? दरअसल इसके पीछे मुख्य कारण ये था, जो माउंटबेटन का भी मानना था और लोगों का भी मानना था कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया, 9 अगस्त को नागासाकी पर और 15 अगस्त को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के ही भग्न अवशेषों पर, खंडरों पर ही हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। इसलिए इसकी जो तारीख है वह 15 अगस्त ही मुकर्रर की गई। कुछ आगे भी पढ़ा जाता है, यूपीएससी में 1964 तक चलता है, इसे हम नेहरू युग के नाम से जानते हैं। इसमें 1947 से लेकर 1964 तक का नेहरू का प्रधानमंत्रित्व काल दिखाई पड़ता है, पंचवर्षीय योजना दिखाई पड़ती है, पंचशील समझौता दिखाई पड़ता है, 1962 का भारत चीन युद्ध दिखाई पड़ता है, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध दिखाई पड़ता है। कुछ जगह इसे इतिहास को 1971 तक पढ़ाया जाता है, इसे हम इंदिरा युग के नाम से जानते हैं। इसमें केवल एक ही ऐतिहासिक घटना ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है, वह घटना है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 16 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का हाथ काट कर अलग कर दिया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। तो कुछ जगह यहाँ 1971 तक पढ़ा जाता है, जो हमारे भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है, एक मील का पत्थर भी कह सकते हैं हम इसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।